अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है ये। इससे पहले आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बीकॉम पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट होता है कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो उस हिसाब से टैक्स लेती है आपसे। कर्ज़ा देने वालों को भी इंटरेस्ट होता है कि आपके एसेट्स कितने हैं, आपको कर्ज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, तो वो उनका भी इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या रिपोर्ट बनती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ना सिर्फ कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, बल्कि बाहर के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। ये इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह की रिपोर्ट्स पर की बेस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है। कर्ज़ा देने वाला ये डिसाइड करता है कि आपको मज़ीद कर्ज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी तरह आप अगर आपके लोग शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन को देखते हुए आपके डिसाइड करते हैं कि वो शेयर्स परचेज़ करें या ना करें। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग होती है वो ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि बाहर के लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैटर के लिए बनती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी बाहर के बंदे का इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे होते हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें कितनी लागत आएगी, उसमें कितना खर्चा आएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एक्सटर्नल लोगों को कोई बेनिफिट इतना नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? मैनेजमेंट के अपने लोगों के लिए होता है, ऑनर्स के अपने लोगों के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोगों के लिए होता है। आउटसाइडर के लिए इसकी रिपोर्टिंग को इतनी अहमियत का हामिल नहीं होती है। ये बनाई क्यों जाती है? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑनर है, वो डिसाइड कर सके कि प्रोडक्ट बनानी भी नहीं चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो नहीं बनाएगा वो। और अगर बन गई है तो कितने में सेल करना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वेरियस एनालिसिस, जनरल लेजर, फैक्ट्री लेजर, प्रोसेस कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, और फैक्ट्री ओवरहेड एंड लेबर कॉस्टिंग। ये आपका सिलेबस है। इसमें से 8 सवाल आते हैं, 9 सवाल आते हैं, और उसमें से 5 करने होते हैं आपने। ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टार्ट करने से पहले पहले हम कुछ इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। चूँकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ लें, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें आपको डिफाइन की जाएंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बड़ी कंसाइज क्या है? द एक्यूमुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन, यानी किसी चीज़ के बनाने में जो खर्चा आता है उस इंफॉर्मेशन को जमा करना और उसका तज्जिया करना। यानी उस इंफॉर्मेशन को, यानी कॉस्ट को मालूम करना है कितना खर्चा आ रहा और उसको एनालाइज करना फॉर इंटरनल यूज़। यानी एक्सटर्नल इतना इसका इस्तेमाल नहीं होता, इंटरनल यूज़। टू ऐड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ऐड मतलब सपोर्ट, इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और फैसला साजी के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। किस लिए? ताकि आप मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सकें, कंट्रोल कर सकें और डिसीजन मेकिंग कर सकें। ख़ास बात क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है? ये ज़्यादातर ये इंटरनल यूज़ होता है। एक्सटर्नल इसका इतना यूज़ नहीं है। बाहर के लोगों को आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। अब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सुनते थे ना कि फ़िक्स कॉस्ट है, सॉरी एसेट है, लायबिलिटी है, वगैरह वगैरह। कॉस्ट अकाउंटिंग के भी एलिमेंट्स हैं 3। नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट लेबर। ये हर चैप्टर में सुनेंगे आप।
ऑल द लेबर विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, यानी वो लेबर जो कि आइडेंटिफाई की जा सके। देखिए लेबर की दो किस्में होती हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। क्या कहा मैंने? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, जो वर्कर मशीन चला रहा है उसके घंटे तो काउंट कर सकते हैं कि भाई इसने मशीन ए में 6 घंटे काम किया, तो वो कि डायरेक्ट लेबर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने कितने घंटे काम किया और मशीन ए में काम किया। लेकिन आप फैक्ट्री की चौकीदार की बात करें, अब जो लेबर है, फैक्ट्री का चौकीदार जो है, उसको आप किस मशीन में डालेंगे? वो तो पूरी फैक्ट्री की चौकीदारी कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी होगी, उसका जो एक्सपेंस होगा, सैलरी एक्सपेंस, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस प्रोडक्ट में डालना है या किस प्रोजेक्ट में डालना है। वो तो पूरी फैक्ट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस है। इसी तरह टीचर है, वो क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा है, तो वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन इसी तरह ऑफिस में लोग होते हैं, प्यून होता है और सफाई करने वाले होते हैं, ये डायरेक्टली नहीं पढ़ाते स्टूडेंट्स को, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट लेबर हैं, लेकिन जो चौकीदार है, गार्ड सिस्टम है, इस तरह मुख्तलिफ लोग हैं जो कि इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। तो मेरा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या आ गया? पहले डायरेक्ट लेबर, ऑल द लेबर विच कैन बी आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। अब एक बंदा अगर 6 घंटे काम करके 2 यूनिट बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बंदे ने 2 यूनिट बनाए, इसके पैसे इस 2 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन चौकीदार की सैलरी, फोरमैन की सैलरी, वो डायरेक्टली किसी मशीन पे काम नहीं करते, वो किस में डालें? तो वो इनडायरेक्ट लेबर पे आएगा। इसी तरह दूसरा एलिमेंट हमारा है कॉस्ट का, और डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल की भी दो किस्में होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? ऑल दैट मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई यानी शनाख्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टेबल है, तो मैं आपसे पूछूं टेबल किस चीज़ का बना हुआ, आप बोलेंगे लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ लकड़ी इस्तेमाल हुई है इसमें? इसमें कीले इस्तेमाल हुई है, इसमें गम इस्तेमाल हो, वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो जब आप टेबल बनाने के लिए कारपेंटर जाता है, तो वो लकड़ी बाकायदा ख़रीद के लाता है, कितने फिट लकड़ी चाहिए होगी उसे। लेकिन कीले और गम क्या करता है? वो ऐसी बंच में ख़रीद के ले आता है, कुछ यहाँ इस्तेमाल कर लिया, कुछ वहाँ इस्तेमाल कर लिया। तो मटेरियल तो कील भी है, मटेरियल गम भी है, मटेरियल लकड़ी भी है। लेकिन आप उसमें से, टेबल में से लकड़ी को आप काउंट कर सकते हैं कि कितने मीटर या कितने फिट इस्तेमाल हुई है। लेकिन अगर आप किसी कारपेंटर से पूछे इसमें गम कितनी इस्तेमाल करी, कीले कितनी इस्तेमाल करी, तो वो बोलेगा ये तो उसका कोई हिसाब नहीं है, बस वो हम लेके आ जाते हैं, जितनी ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो गम और कीले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं उस कारपेंटर से पूछूँ ना कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई, बता देगा मुझे कि सर 6 फीट इस्तेमाल हुई है, या 7 फीट इस्तेमाल हुई है, 10 फीट इस्तेमाल हुई है लकड़ी। मैं उससे पूछूँ कितनी कील है, कितनी गम इस्तेमाल हुई है, अब उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो जो मटेरियल आइडेंटिफाई हो जाए उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और जो आइडेंटिफाई नहीं हो सके उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट वो बाद में कभी पढ़ेंगे। इसी तरह एक आप दर्जी की बात करें, दर्जी जब सूट सिएगा तो कपड़ा वो मीटर के हिसाब से लेगा। लेकिन क्या सूट में सिर्फ कपड़ा ही इस्तेमाल होता है? धागा भी इस्तेमाल होगा, और बुकरम वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, बटन वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। अब अगर आप दर्जी से पूछेंगे कि कपड़ा कितने इस्तेमाल हो, तो बता देगा 7 मीटर या 8 मीटर जो भी है। लेकिन उससे पूछेंगे धागा कितना इस्तेमाल हुआ, तो वो उसका सही आंसर नहीं दे पाएगा, या अंदाज़न इतने का अंदाज़न बताएगा आपको। इसका मतलब क्या हो गया? धागा जो है वो आइडेंटिफाई आप इतना नहीं कर सकते। तो जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, और जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने हो गए? 2 हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गया और डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तीसरा हमारा क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी खर्चा होगा वो सब जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। डायरेक्ट लेबर समझ गए आप, डायरेक्ट मटेरियल समझ गए। अब बिजली का बिल आएगा, फोरमैन की सैलरी है, और जो सफाई करने वाला उसकी तनख्वाह है,
फैक्ट्री का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, फ्यूल है, पावर है, जनरेटर ख़राब हो गया उसको रिपेयर करवाना है, यानी जो भी खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा वो सब किस में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। बस समझ लो दो खर्चों को अलग कर दिया गया, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो भी खर्चा आएगा उसको किस में डाल दिया, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको, फैक्ट्री का किराया, डेप्रिसिएशन, फ्यूल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, चौकीदार की सैलरी है, बिजली का बिल है, ये सब किस में चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। और इनडायरेक्ट मटेरियल भी जाएगा एफओएच में। फैक्ट्री ओवरहेड को एफओएच कहा जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का एफ, ओवर का ओ और हेड का एच, एफओएच, एफओएच। तो ये सारे खर्चे किस में चले जाएंगे, एफओएच में, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने हो गए, 3 हो गए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड। आगे चलते हैं। अभी कुछ फार्मूलाज हैं। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है उसको हम प्लस कर लें तो मेन कॉस्ट यही होती है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। उसको प्लस करें तो क्या मिल जाएगा मुझे, प्राइम कॉस्ट। अगर एग्जाम में कभी बोलता है कि प्राइम कॉस्ट कंप्यूट करें, वैसे तो जब आएगा तो दोबारा समझाऊंगा आपको, मैं सिर्फ आपका माइंड बना रहा हूँ अभी मैं, कि नाम से लग रहा है प्राइम। तो मैंने 3 कॉस्ट बताएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। प्राइम कॉस्ट किसे कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को प्लस कर लें आप। फैक्ट्री कॉस्ट किसे कहेंगे, प्राइम कॉस्ट में प्लस कर लें किसको, फैक्ट्री ओवरहेड को। अगर आप नोट कर दो इसमें सिर्फ एफओएच तो नहीं है, इन दोनों को प्लस किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में एफओएच को भी प्लस कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड को भी प्लस कर लिया, तो क्या बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट बन गया हमारे पास। ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखा मैंने, फैक्ट्री कॉस्ट लिखा, यानी टोटल कॉस्ट फैक्ट्री की। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। और एक आती है हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कौन करेगा, जैसे लकड़ी को टेबल बनाना है आपने, तो उसमें लेबर चाहिए होगी, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए होगा आपको। तो लेबर और एफओएच वो एलिमेंट्स हैं जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड में। यानी लेबर आएगी, बिजली इस्तेमाल करेगा, मशीन इस्तेमाल करेगा, और लकड़ी को किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा वो, फिनिश गुड में, टेबल में। दर्जी क्या करेगा, कपड़े को कन्वर्ट कर देगा ड्रेस में। तो कन्वर्जन कॉस्ट कौन कौन सी होगी, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, आगे चलते हैं। अब ये हमारा पहला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसमें हमने क्या निकालना सीखना भी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और इसमें एफओएच निकालना भी सीखेंगे हम। ठीक है, इस सवाल को ज़रा समझते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। द ABC इंडस्ट्रीज सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन December 31st 2010। परचेज से मुराद रॉ मटेरियल परचेज है, फिनिश गुड नहीं, रॉ मटेरियल। 1,50,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया है, परचेज रिटर्न कर दिया 4,000 का। डायरेक्ट लेबर जो यूज़ हुई है, कितनी यूज़ हुई है, 60,000। ट्रांसपोर्टेशन इन, यानी जो सामान रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, उसमें लकड़ी लेके आया है, कपड़ा लेके आया है, उसमें जो गाड़ी का किराया लगा लाने में, वो कितना लगा है, 2,000। पावर, हीट एंड लाइट, यानी बिजली के बिल वगैरह, ये एफओएच में जाएगा 3,000। इनडायरेक्ट मटेरियल आपको मैंने बताया था कि जो डायरेक्टली यूज़ नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये भी किस में जाएगा, एफओएच में। देखिए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट, उस किस में जाएगा, एफओएच में। इनडायरेक्ट लेबर, ये भी किस में जाएगा, एफओएच में। अभी करके दिखाऊंगा आपको मैं ये सब। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी किस में जाएगा, एफओएच में। टूल एक्सपेंस, फैक्ट्री में कुछ टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये भी किस में जाएगा, एफओएच में। एफओएच मींस फैक्ट्री ओवरहेड। फायर इंश्योरेंस, फैक्ट्री का है तो किस में जाएगा, एफओएच में। मिसक्लिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी छोटे मोटे दूसरे खर्चे, वो भी किस में चला जाएगा, एफओएच में, 600 रुपये। अब ये कुछ बैलेंसेस हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20,000, ये रॉ मटेरियल की बात हो रही है। और एंडिंग बैलेंस कितना है, 24,000। यानी ये स्टोर में रॉ मटेरियल इतने का पड़ा हुआ है, 20,000 ओपनिंग और 24,000 एंडिंग। ये फिनिश गुड है, यानी जो माल तैयार हो गया है स्टोर में, वो कितना पड़ा हुआ है, 75। रॉ मटेरियल फिनिश गुड में फ़र्क है।
रॉ मटेरियल मीन्स लकड़ी, फिनिश गुड मीन्स टेबल फर्नीचर। तो यहाँ रॉ मटेरियल भी स्टोर में है और फिनिश गुड का भी अलग से स्टोर है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है फिनिश गुड का और ये क्या है, एंडिंग बैलेंस है। फिर वर्क इन प्रोसेस आ गया हमारा। वर्क इन प्रोसेस भी एक नई टर्म है आपके लिए। अव्वल तो मेरा अभी इसका काम नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं समझा रहा, आने वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए वर्क इन प्रोसेस के हवाले से कि जब आप शाम को मशीन बंद करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सारा माल तैयार हो चुका हो, कुछ माल अधूरा होता है। तो जो माल अधूरा होता है तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोसेस या गुड्स इन प्रोसेस। तो जो शाम को आप फैक्ट्री बंद करके जाएंगे या लास्ट डे जो बंद करके जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, यानी फैक्ट्री बंद होते हुए, पीरियड ऑफ होते हुए कितना माल प्रोसेस में था। फिर नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो काम वहीं से शुरू करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। तो अब आप कहेंगे सर ये ओपनिंग और एंडिंग बराबर क्यों नहीं है? भाई ये 2010 की एंडिंग है, 2010 की ओपनिंग है, यानी 2009 में काम इतने में ख़त्म हुआ था तो 2010 में इतनी ओपनिंग है, और ये 2010 में ख़त्म हो रहा 18,000 का, यानी अभी ये काम इसमें कंटिन्यू है और ये 2009 में काम कंटिन्यू था। तो जो 2010 की ओपनिंग है दरअसल वो 2009 की एंडिंग थी, ठीक है जी। अभी वर्क इन प्रोसेस का हमारा मकसद नहीं है। अभी हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल निकालना सीखेंगे और FOH। इसमें अगर आप देखें डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आपके पास गिवन नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल आपने अभी निकालना है इसको। तो हेडिंग क्या डाली, कंप्यूटेशन फॉर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये सवाल हमारे सामने आ गया, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल की सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। मेरे पास स्टोर में माल कितना मौजूद था, 20,000। मालूम क्या कर रहे हैं हम, कितना मटेरियल यूज़ किया हमने आज। तो आज सुबह जब मैंने फैक्ट्री ओपनिंग समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको मैं, सुबह जब फैक्ट्री में काम शुरू हुआ तो स्टोर में रॉ मटेरियल कितने का पड़ा हुआ था, 20,000 का। परचेज रॉ मटेरियल ख़रीद के कितने के लेके आए आप, 1,50,000 का। ये तो परचेज कर लिया आपने। अब परचेज करने में जाहिर सी बात है कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन लगा है, गाड़ी का किराया लगा है। गाड़ी का किराया कितना लगा, 2,000, वो हम ऐड करेंगे। और यहाँ परचेज रिटर्न गिवन है 4,000, यानी जो माल ख़रीदा था उसमें 4,000 का माल या तो कुछ ख़राब निकल गया या ज़्यादा आ गया, बहरहाल XYZ हमने वापस कर दिया उसको। जो रिटर्न हो गया उसको माइनस कर देंगे क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है, हमारी खर्चा कम हो रहा है। इसी तरह परचेज डिस्काउंट को भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। परचेज डिस्काउंट कितने के बने, 3,000। तो ये क्या मिल गया मुझे, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। देखो ये रॉ मटेरियल शुरू में मौजूद था 20,000 का, ये हमने परचेज़ किया, ऐड करेंगे इसको। गाड़ी के किराए भी ऐड करेंगे, और जो रिटर्न हुआ है माल वापस कर दिया उसको माइनस, और जो डिस्काउंट है उसको भी क्या कर देंगे हम, माइनस। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल कितने थे मेरे पास, 1,65,000। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल किस तरह निकालते हैं, ओपनिंग में परचेज को हम ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इनको भी ऐड करेंगे, खर्चा बढ़ रहा है हमारा, और परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट अगर होगा तो माइनस कर देंगे। तो इन सबको प्लस किया और इन दोनों को माइनस किया, तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना आ गया हमारे पास, 1,65,000। फिर हम लेस कर देंगे कि आखिर में रॉ मटेरियल मेरे पास एंडिंग में कितना था। देखो ये रहा ओपनिंग 20,000, जनवरी 1 है ना ये, तो ये ओपनिंग हो गया, और ये 24,000 क्या हो गया, ये एंडिंग हो गया। तो ये टोटल माल स्टोर में था, उसमें से ये माल बच गया, 24,000 बच गया। रॉ मटेरियल जो स्टोर में आया था 1,65,000 का आया था, उसमें से ये माल आखिर में बचा हुआ है शाम के टाइम। तो इसका मतलब बाकी जो इसके अलावा माल होगा सब हमने इस्तेमाल कर लिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड। तो हमारा टॉपिक क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालना, कि हमने मटेरियल यूज़ कितना किया। तो 1,65,000 में से जो माल आया था 24,000 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो हमने यूज़ कितना किया रॉ मटेरियल, 1,41,000। दोबारा देख लें, 20,000 का माल स्टोर में पहले से मौजूद था, 1,50,000 का प्लस किया, परचेज़ कर लिया तो इसका मतलब प्लस हो गया, माल मज़ीद आ गया।
और गाड़ी के किराए भी ऐड कर लेंगे, खर्चा बढ़ रहा है हमारा, और रिटर्न डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे माइनस। तो ये सब मिला के माल मेरे पास कितना आ गया 1,65,000। उसमें से माइनस क्या कर देंगे 24,000 जो कि आखिर में इस्तेमाल नहीं हुए। तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज़ और कंज्यूम कितना आ गया 1,41,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड निकालना सीख रहे हैं हम, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी सीख रहे हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपसे क्या कहा था, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो भी खर्चा होगा वो सब किस में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये परचेज रिटर्न तो हो गया मटेरियल का पार्ट, हम कंप्यूट कर चुके हैं। डायरेक्ट लेबर हम लेते नहीं हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन भी जो है वो मटेरियल का पार्ट है। परचेज डिस्काउंट भी किसका पार्ट है, मटेरियल का। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी चीज़ होगी वो किस में आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड। अब पावर हीट एंड लाइट ये किस में जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड। तो पावर हीट एंड लाइट कितनी आ गई हमारे पास 3,000। इनडायरेक्ट मटेरियल भी एफओएच में जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसके अलावा जो चीज़ होंगी सब किस में जाएंगी, एफओएच में। तो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर भी एफओएच में जाती है। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया 6,000। इनडायरेक्ट लेबर कितनी है हमारे पास 7,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, सब फैक्ट्री के सारे खर्चे एफओएच में जाएंगे 12,000। टूल एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास 4,500। टूल एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास 4,500। फायर इंश्योरेंस 400। फायर इंश्योरेंस 400। और मिसक्लिनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास 600। इन सब को प्लस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सिंपल प्लस करना आपने इन चीज़ों को। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी चीज़ होंगी सब किस में चले जाएंगे, सारे खर्चे एफओएच में। एफओएच में इनसे कोई ताल्लुक फ़िलहाल नहीं है। तो मैंने परचेज़ को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो रॉ मटेरियल यूज़ निकालने में काम हो गया था, इसका इस्तेमाल हो गया था। परचेज़ रिटर्न को क्यों नहीं लिया, ये भी रॉ मटेरियल यूज़ निकालने में इस्तेमाल हो गया। डायरेक्ट लेबर को भी नहीं लेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेना हमने। ट्रांसपोर्टेशन इनको क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये भी रॉ मटेरियल यूज़ में इस्तेमाल हुआ है। परचेज डिस्काउंट को क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि ये भी किस में इस्तेमाल हुआ, रॉ मटेरियल यूज़ में। इसके अलावा ये सारे खर्चे हमने ऐड कर लिए तो क्या मिल गया मुझे, फैक्ट्री ओवरहेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने करना है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालना है और कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। ये असाइनमेंट है आपका केस 2। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।